जब तक साथ रहते हैं तब तक लड़ाइयाँ करते हैं, और जब आदमी आपका बड़ा हो जाने लगता है, जब दुनिया से विदा हो जाता है, तो क्या कहते हैं, अच्छा आदमी था, फूल चढ़ाने चला आएगा। और जब तक जिंदा रहता है आदमी एक चॉकलेट भी नहीं देता दूसरे को। ये सब जीवन है। अभी मैं इनको बहुत अच्छा, बहुत गंदा आदमी, बहुत बुरा आदमी है कहूँ इनकेस, और ये मर जाए तो बोलो यार बहुत अच्छा आदमी था, चला गया, तो क्या मतलब है यार? जब तक जिंदा है तब तक उससे प्यार से बोल लो, बतला लो, हंस बोल लो। मरने के बाद कौन सा उसको एहसास होगा? ये समस्या है देश की, ये समस्या है अभी। दिखावा कह लो, कुछ भी कह लो। सामने वाले ये ना कहे मरने के बाद भी बुराई कर रहा है। मैं कहता हूँ मरने के बाद बुराई करो उसकी, जब तक जिंदा है तब से अच्छे से पेश आओ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीएम गति शक्ति मिशन, जिसमें आधा लिख गया था, आधा बचा हुआ था। तो लिखिए, हेडिंग क्या थी, थोड़ा लिख लीजिए, फिर अगले लिखना ज्यादा है खास है। अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम। ये वेरियस कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, कि प्राइमरी प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, द्वितीय क्षेत्र का कितना है, और तृतीय क्षेत्र कितना। अभी मैं इसका कंटेक्स्ट इस्तेमाल करूंगा, इसलिए लिखा हूं। इसको लिखना नहीं, अभी मत लिखिएगा इसको। चलिए कल लिखिए, एकीकृत बुनियादी अवसंरचना के विकास की आवश्यकता। लिखिए, समन्वय एवं उन्नत। अभी हम थोड़ा भूमिका बना दे, फिर लिखो, भूमिका बना देते हैं। पीएम गति शक्ति प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, और मैं इस सरकार की तारीफ के सेंस में कहूं कि इन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया। ये बात इसमें आपको तारीफ करनी पड़ेगी। बाकी सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको दूसरे टीचर्स बताएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं तारीफ करूं तो अगर आप देखो तो गांव के सड़कें विकास हुआ है, और आप देखोगे हर गांव में लगभग आरसीसी सड़क आ गई, जो कि बेसिक जरूरत है। मेरे गांव में नहीं, हमारे गांव में है, और मेरे आस-पास के जितने गांव उसमें आरसीसी सड़क है। आप ये क्या क्या नहीं होगा? पीएम के पास 3 महीने टाइम दिया था उन्होंने, अभी तक नहीं किया। 3 साल हो जाएंगे तब तक नहीं। हमारे यहाँ इस समय एलईडी वो बड़े-बड़े लाइटें लगी गांव में। नॉर्मल हमारा गांव बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा गांव है, और बड़ी-बड़ी लाइटें लगी, तो ये अच्छी बात है। अब पहले गांव में आप जाते थे, कीचड़ भरी नालियां रहती थी और सड़क भरे रहते थे पानी की वजह से। अभी नॉर्मल हो गया है, कम से कम आरसीसी सड़कें हैं, तो सिचुएशन अच्छी हुई। मैं नहीं कहूंगा कि पूरी हुई। कोई भी सरकार आती है नहीं आती तो अपने हिसाब से अच्छा काम करती ही करती है। हम ये नहीं कह सकते कि 1947 में जो सरकार थी उन्होंने अच्छा नहीं किया। हर सरकार की अपनी उपलब्धियां होती हैं, अपने काम होते हैं जो उनको दूसरी सरकारों से अलग बनाते हैं। इसी क्रम में पीएम गति शक्ति के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो पीएम गति शक्ति में मेन है कि और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचना है उसका विकास तेजी से करें। अब लिखो जरा इसको। समन्वय एवं उन्नत सूचना, समन्वय एवं उन्नत सूचना साझाकरण की कमी के कारण, साझाकरण की कमी के कारण मैक्रो नियोजन। मैक्रो मतलब क्या होता है? बृहद, बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटा, बेस्ट। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म है बेसिकली। ये जो आई है वो बताता है इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को। एक इसको बताता है एग्रीगेट को। एग्रीगेट मतलब टोटल सम को बताता है। तो कभी कंफ्यूजन की स्थिति ना आए। एम आई का मतलब इंडिविजुअल, मतलब एक की बात कर रहा है। जैसे मैं बात करूं कि क्या बोलते हैं आपकी पर्सनल डिमांड क्या है, लेकिन मैक्रो लेवल पे बात करूं नेशनल इनकम क्या होगी, तो नेशनल इनकम किसी एक व्यक्ति की नहीं निकलती, पूरे देश की नेशनल इनकम निकलती है। लेकिन आपकी इनकम कितनी है तो माइक्रो हो जाए, क्योंकि आप ही कमा रहे हैं। ठीक है, लिखो मैक्रो नियोजन एवं माइक्रो कार्यान्वयन के बीच एक व्यापक अंतर मौजूद है। एक व्यापक अंतर मौजूद है क्योंकि विभाग प्रायः अलगाव की स्थिति में काम करते हैं।
ये कार्य करते हैं। एक व्यापक अंतर मौजूद है, अंतर मौजूद है क्योंकि व्यापक स्थिति में अलगाव की स्थिति में काम करते हैं। क्योंकि विभाग प्रायः अलगाव की स्थिति में काम करते हैं या कार्य करते हैं। अगला पॉइंट, एक अध्ययन के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 13% है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी का 13% है, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक। लॉजिस्टिक का मतलब जब आप कोई सामान बनाते हैं, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं, कहने का मतलब जब मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर कोई सामान पहुंचता है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी कड़ियां होती हैं। कुछ कड़ियों के नाम बताओ, जैसे मुझे बताओ मैं ये कहूं कि एक सामान बनता है और फैक्ट्री में बना, माना कि एक फैक्ट्री में तेल बना, तो तेल वहां पर बना और आपके घर में किचन में पहुंचने तक जितने लोग उस पार्टी में वहां पर इन्वॉल्व हैं, वही सामान की लागत को बढ़ाते हैं। होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर रिटेलर को भेजेगा, रिटेलर छोटे दुकान को कवर करेगा, छोटा दुकान वाले से आप जाकर खरीद के अपने किचन में ले आते हैं। और जितने ज्यादा ये पॉइंट्स मौजूद होंगे, बेसिकली ये बीच है यहां से यहां पहुंचने में लिए उतनी ज्यादा कॉस्ट, परिवहन कॉस्ट या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। और भारत में 13% बहुत बड़ी बात है। जो डेवलप कंट्रीज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत अवसंरचना इतनी विकसित है कि ये बीच की कड़ियां काफी कट जाती हैं, इसलिए उनको सामान सस्ता मिल जाता है। भारत में जब जीएसटी आया तो यही बात की गई कि जीएसटी आने के बाद सामान सस्ता होगा। अब आप बेहतर जानते हैं कितना सस्ता हुआ कितना हुआ नहीं हुआ वाला केस है, मगर सरकार के रेवेन्यू यानी कि इनकम में बहुत ज्यादा मुनाफा देखने, उनको मुनाफा नहीं, उनकी इनकम बढ़ गई। अगर देखिए उसी में लिखिए, इस उच्च लॉजिस्टिक्स लागत के कारण, लॉजिस्टिक्स को बोलते हैं बेसिकली, अब हिंदी इसका एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता आपको। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है कि अवसंरचना तरीके से, अवसंरचना तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉजिस्टिक्स से बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। लिखा होता है लॉजिस्टिक, जो ट्रक नहीं, हाँ उसमें भी लिखा रहता है, उसमें लॉजिस्टिक हिंदी में लॉजिस्टिक लिखा रहता है, माल के अंतर्गत कुछ होता है। हाँ माल भरा अलग चीज हो जाता है होता है। लॉजिस्टिक्स मतलब होता है बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन, जो चीजें इन्वॉल्व है बीच में ना, रसद, चलो रसद, प्लास्टिक रसद नहीं रसद नहीं है वाला जो आता है वो नहीं भाई, रसद नहीं होता है ना, रसद तो दूसरा चीज माल से सर इसका तात्पर्य होता है। हाँ अरे तो एक आप ऐसे समझो, लॉजिस्टिक्स का मतलब है कि जहां पर एक ये प्रोसीजर एक मैन्युफैक्चरिंग हुआ और वहां से इकट्ठा कर, लॉजिस्टिक्स मतलब जिन जिन स्रोतों से, जिन जिन साधनों से एक माल दूसरे स्थान तक पहुंचा। अब बड़े बड़े ट्रकों में लिखा होता है ना लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक पहुंचने वाली बीच में जो जितनी कड़ियां होती वो लॉजिस्टिक्स होती है। अब उसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी हिंदी मुझे भी नहीं पता होती, तो जैसा एज इट इज लिखा होता है किताबों में मुझे नहीं मिलता है, तो फिर वही हाँ लिखो। इस उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो जाती है। भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा बहुत कम हो जाती है।
मगर सतत विकास के लिए, मगर सतत विकास के लिए, सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, नहीं सस्टेनेबल नहीं, सस्टेनेबल आ जाएगा नहीं सतत विकास वो सतत पोषण विकास वाला कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सतत का मतलब है कंटिन्यूअस। सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण, सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना का, बुनियादी अवसंरचना का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है। बुनियादी अवसंरचना का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है। जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से व्यापक रोजगार पैदा करता है, व्यापक रोजगार पैदा करता है, व्यापक रोजगार पैदा करता है। अगला पॉइंट, इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के साथ समन्वय स्थापित कर दिया जाएगा, के साथ समन्वय स्थापित कर दिया जाएगा। एनएमपी, उसे भी लिखो, एनएमपी को मुद्रीकरण, एनएमपी को मुद्रीकरण हेतु एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करने और संभावित निवेशकों को एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करने और संभावित निवेशकों को बेहतर रिटर्न की प्राप्ति के लिए, बेहतर रिटर्न की प्राप्ति के लिए संपत्तियों की, बेहतर रिटर्न प्राप्ति के लिए संपत्तियों की एक सूची निर्मित करने हेतु शुरू की गई है, एक सूची निर्मित करने हेतु शुरू की गई है। अब अगला हेडिंग डालो उसके नीचे, समस्याएं। क्या समस्याएं आई हैं? बेसिकली इस योजना को एप्लीकेबल लागू करवाने में क्या समस्याएं हैं, जल्दी पहला लिखिए। पहला है लो क्रेडिट टेक ऑफ। लो क्रेडिट टेक ऑफ। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती के लिए, उसी में लिखो, सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती के लिए कई सुधार किए। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती के लिए कई सुधार किए।
भाई नहीं है तुम लोग का वो कहाँ गया वो ईयरफोन वाला दोस्त तुम्हारा सभी आएगा बारिश से होने लगती है फिर से होने लगी दिक्कत है इसकी पहले भेज दिया था बड़े भाई पहले तो बताया होता हम लोग बंद करवा देते बारिश को इसमें क्या था देखो कभी निकलना हो तो बता दिया करो कि बारिश होने वाली है रुक जाएगी फिर आराम से आना विषम पितामह को बुलाएं ये कई बार तो छितरा देंगे बादल तुम खुद भीष्म पितामह हो क्यों उनको ये याद करोगे भाई बस तुम लोग बस प्रतिज्ञा करने की देर है अरे यार हमारी उम्र बहुत लंबी है मेरे भाई बहुत लंबी चलो जल्दी जाओ जाओ बैठ जाओ वो तो लंबी है समाज सेवा तो करनी है लगे हुए थे सर कॉम्प्लीमेंट इनका ऐसे रहता है कि नहीं नहीं हमारी इज्जत को दूसरे की हाँ समय ले लो जल्दी नॉर्मल हो जाओ मैं शुरू करूँ लाइन पे हो चलो देखो क्या कहाँ कहाँ से बोला था मैंने कई बार ये और दिवालियापन संहिता हाँ बैंक्रप्सी दिवालियापन संहिता ने खराब ऋणों पर लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए की वसूली की थी दिवालियापन संहिता ने खराब ऋणों पर लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए ऋणों पर वसूली की थी सर वो कल जो आप एथनॉल वाला पढ़ा रहे थे हाँ। उसमें 2014 से 2025 या 2024 के मध्य में ना 10 साल तो उसमें 99,014 हाँ 14 करोड़ की बचत हुई है एथनॉल का ये नहीं जो आप पढ़ा रहे वो डेटा था 21-22 तक का डेटा था 22 नहीं अभी मैंने नहीं जो दिसंबर वाली जो दी हाँ नहीं मैंने लिखाया होगा आपको 21-22 तक जब सरकार आई तो 5-6 सालों में सरकार ने 5 लाख करोड़ से बचाया सरकार को लगा कि यार कि इससे हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो ये योजना उन्होंने 2030 तक के लिए 2030 तक हम एथेनॉल का प्रोडक्शन E20 तक कर लेंगे फिर उनको लगा जब हमारी बचत ज्यादा हो रही है तो वो शिफ्ट करके 2030 से 2025 तक में कर दिया कि 2025 तक में हम E20 अप्लाई कर लेंगे E20 मतलब 20% एथनॉल 20% पेट्रोल डीजल में 20% एथेनॉल मिला देंगे तो हमारा 20% का डीजल और पेट्रोल का बचत होगा ना उसको हम कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे तो सरकार इस पर बहुत जहां पर सरकार को बेनिफिट इनकम का सोर्स ज्यादा जनरेट होना है क्योंकि ये सस्ता सोर्स और जितना सस्ता सोर्स होगा सरकार को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो डेटा चेंज होता रहता है जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट डेटा लेके लेकिन नॉलेज होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए क्यों क्योंकि जब आप आंसर फ्रेम करते हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए मेरे साथ एक भाई से कम करके कर सकते हैं तो मुझे ये जो पेट्रोल हम लोग खरीदते हैं ज्यादा मिक्स हो एथेनॉल नहीं एक चीज और है अब आपने डिस्कशन छोड़ दिया मैं एक चीज और बता दूं कि आप बिल्कुल सही बात है आप E20 का इस्तेमाल करिए लेकिन अभी तक ये स्टडी नहीं आई है कि 20% या 30% सरकार कोशिश कर रही है E20 से E30 हो E35 हो लेकिन एक समस्या ये है हमने अभी तक कोई स्टडी ऐसी नहीं आई है जिससे ये मालूम चले कि भैया अधिक मिक्स तो कर रहे हो लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा माना तुम अपनी बाइक में डाल ली हो तो उसे डालने के बाद जो बाइक का इंजन चलता कितने साल होता है नहीं अगर माना कोई इंजन 10 साल में खराब हो गया 5 साल में खराब हो गया तो इथेनॉल डालना नुकसानदेह है ना फिर तो भाई आपकी गाड़ी की एवरेज नहीं मिलेगा आपको एलपीजी वाली जो गाड़ियां चलती है इनका इंजन तो बच जाता है अब एलपीजी गाड़ी तो मैं मुझे बहुत आइडिया नहीं है लेकिन इनका इंजन कहते हैं डाउन रहता है थोड़ा अब आप सीएनजी की जो गाड़ियां चलाते हैं उसमें आवाज बहुत करती है गाड़ियां जनरली आवाज बहुत करती है तो अभी तक ये स्टडी नहीं है ये लेकिन सरकार कोशिश करी कि इतना हम मिला ले जिससे गाड़ियों में नुकसान की क्वालिटी बना सके क्योंकि अगर एक बार अगर किसी गाड़ी का रेटिंग खराब हो गई तो मार्केट में उसको कोई खरीदता नहीं राजदूत कितनी बढ़िया गाड़ी थी उसमें दूध बेचने वाले लोग क्या कर रहे हैं लंबे लंबे कर रहे हैं कि नहीं अब वो कहते हैं कि दूध बेचने नैनो इतनी अच्छी गाड़ी है टाटा का सपना था कि हर घर जो चप्पल पहनने वाला आदमी है उसके पास भी अपनी कार हो सर आपने इसको नाम क्या दे दिया लखटकिया नैनो को लखटकिया बोलते हैं 1,20,000 रुपए में बाइक नहीं आती है वो आपको 4 व्हीलर दे रहे थे बताओ छोटी बात नहीं है बहुत अच्छा विजन था लेकिन अब एक बार जिसकी मार्केट में रेटिंग नहीं सॉरी क्रेडिट खराब हो जाए सब बोलेगा लखटकिया है इसको कौन साबुन की बट्टी हां साबुन की बट्टी लेकिन 2 लाख तक करते कम से कम बेटर देते इतना बुरा क्यों कर दिया अच्छा एक बात बताओ तुमको 4 व्हीलर 1.25 लाख में दे रहा है तो क्या तकलीफ है भाई तुमको दिक्कत तो कुछ हो नहीं तो उसका रेटिंग खराब हो गया
नहीं नहीं, मतलब लोगों ने कहा कि नहीं 1.25 लाख में कोई गाड़ी बहुत अच्छी थोड़ी मिलेगी। कम हो गई ना। हाँ, अब इसीलिए अब आईफोन की कीमत अभी 10,000 रुपए आ जाए आप नहीं खरीदोगे, ये मेरा चैलेंज है आपको। आईफोन की कीमत आप खरीदते इसलिए हो क्योंकि वो महंगी है। सर ऐसे क्यों लोग इतने होते हैं कि जो चीज महंगी वो अच्छी होगी, जितनी कम प्राइस की चीज भी तो अच्छी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती दिखावे के लिए। है, लेकिन अब आपके पास इनकम आपके पिताजी कमाते हैं 1 करोड़ रुपया और आप इन सबके बीच से अलग नहीं दिखना चाहोगे कि ये अगर वीवो का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, सैमसंग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पास तो आईफोन आना चाहिए। जिस दिन आईफोन का फोन 10-20 हजार रुपए में आ गया, यकीन मानो आप नहीं खरीदोगे। वो इसीलिए खरीदते हो ताकि वो महंगी है। एक पेंटिंग की कीमत पता है कितनी होती है? रेयर पेंटिंग की करोड़ों रुपए में होती है। जैसे गोल्ड कलर वाली। अभी मैं आपको रिसेंट में बताता हूँ एक चीज। एक ये पेंटिंग थी और पेंटिंग में बेसिकली ऐसे, ये क्या है? नाम नहीं पेंटिंग है, क्रॉस ये उसका है ना, नहीं सर, तलवार का। एग्जैक्टली केला है, प्लास्टिक का केला है ये। मैं बना नहीं पाया, सॉरी, ये येलो कलर का और यहाँ पर सिल्वर कलर का टेप लगा हुआ है। वो पेंटिंग कितने में बिकी है? बहुत महंगी, 5 से 25 करोड़ रुपए में बिकी है। अब आप सोचो, अब वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसमें बिकी क्या। 25 करोड़ की पेंटिंग है। उसमें किया गया था उस आदमी ने किया था कि प्लास्टिक का येलो कलर का केला लिया था और सिल्वर कलर का टेप लगाया था, प्रदर्शनी लगी तो 25 करोड़ में पेंटिंग बिकी। अब आप पेंटिंग, उसको पेंटिंग का नाम दिया गया। नहीं, वो प्लास्टिक का है, वो रियल केला नहीं था, वो प्लास्टिक का केला था येलो कलर का। मतलब मैं ये सोच रहा था कि आदमियों के पास कितना पैसा है यार, बताओ। 25 करोड़, 25 करोड़ डेटा मेरे गलत हो सकता है लेकिन महंगी बहुत है। $3 मिलियन अगर उसको कन्वर्ट करते 20-25 करोड़ के रेंज में आ रहा है तो डॉलर में बिकी है। $3 मिलियन में मेन ये होता है उनका स्टेटस मेंटेन। जब वो ऑक्शन चलने लगता है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, उसमें वो बिक जाती है, वरना कोई कौन खरीदे उसको। अरे तो आदमी तो बोली लगाता है। अच्छा मुझे बताओ, आप बोली लगाओ कि नहीं लगाओ? डाउट होता है, हो सकता है कि बिजनेसमैन लोगों ने इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने पहले बनवाया और बाद में उन्होंने खरीदा। नहीं, ऐसा नहीं। अब आप दुबई चले जाओ, गल्फ कंट्रीज में चले जाओ, शेख है, सोने का टॉयलेट बन रहा है उनका भाई, जो कमोड है वो सोने का है, चाहे उसमें हीरे लगे हुए हैं, मोती खाते हैं। गाड़ियों में पूरा आप गाड़ी देखते ना, उनकी पूरी गाड़ी की पूरा बॉडी सोने की बनी हुई है, पूरी की पूरी बॉडी। अब आप बोलोगे इससे क्या जरूरत, हमको दे दो। अगर वो अपनी इनकम का एक सुई की नोक बराबर दे देते तो आपका जीवन मौत से कट जाए, इतना पैसा है उनके पास। तो भाई शौक है, जब पैसा होता है तो शौक भी जनरेट होता है। आप ये मत सोचो आप लोग हैंडसम नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, बस तुम लोग पास पैसा नहीं है। नहीं, सब हैंडसम सारे अमीर हो, बस इतना ही अंतर है। समझ तो ये अंतर होता है जब आपके जेब में पैसा। फिलहाल ये लिखो जो मैं लिखा है। हाँ, दो चीजें महंगी होती है, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती है, उसको टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, रुको मैं बता रहा हूँ। तो बोलते नहीं। हाँ, ये इफेक्ट नहीं बोलते, नहीं, वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने के साथ उनकी डिमांड बढ़ती है, उसको बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट। जनरली डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मांग का नियम क्या कहता है कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ती है, डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी कम होती है। यही रूल होता है मांग का नियम कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी कम होगी। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका प्राइस बढ़ने के साथ क्या होगा, डिमांड भी ज्यादा होगी। उसका नया नाम दिया गया था, इसको वेबलेन थे एक अर्थशास्त्री, उन्होंने नाम दिया था। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं उनका दाम कितना भी बढ़ जाए उसकी डिमांड में कभी कमी नहीं आएगी। जैसे कि नमक 50 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो मिल जाए, आपको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है, मैच बॉक्स, माचिस, कितना भी महंगा हो जाए आप उसको खरीदोगे ही खरीदोगे। अरे यार, मतलब मैच बॉक्स का मतलब ये नहीं कि केवल माचिस है, वही मतलब आग वाला आइटम। पत्थर थोड़ी ऐसा करके जलाओगे वहां पे। मैं जब माचिस बोल रहा हूँ तो लाइटर भी उसमें आ रहा है, उसमें माचिस भी आ रहा है, उसमें वही चीज आ रहा है जो जलाते हैं आग पे जलाने के लिए। समझ में आया? तो जो चीजें कहने को मतलब ये आवश्यक, इसलिए सरकार इन पर टैक्स कम लगाती है, एकदम नॉमिनल या नहीं लगाती है। ये जीवन आधारभूत चीजें हैं।
गांधी जी का नमक कानून तोड़ा था, क्या तोड़ा था? नमक का नमक बनाया। तोड़ने, नमक पर टैक्स लगा दिया था भाई। अब नमक पर टैक्स लगा दोगे तो आम आदमी क्या करेगा बेचारा? इसलिए सबसे पहले नमक वाला कानून तोड़ा था, अपने साथ सबको लेके गए। ठीक, अब लिखो कहां तक पहुंची थी बात? पहुंच गई थी वसूली की, ऋणों की पर वसूली की। हाँ, फिर भी ऋण लेने की, फिर भी उसी में लिखो, फिर भी ऋण लेने की प्रवृत्ति में गिरावट आई। फिर भी ऋण लेने की प्रवृत्ति में गिरावट आई। फिर भी ऋण लेने की प्रवृत्ति में गिरावट आई। देखो, फाइनेंस का एक रूल है, ये समझाने के लिए, इससे रिलेटेड नहीं है, अब दिमाग में आ गया तो बता दूं। जब भी आपकी इनकम बढ़े, जब भी जीवन में पैसे कमाओगे, जब आने वाले समय में, तो जब आपकी फाइनेंस इनकम बढ़ती है तो तुरंत अपने कंजम्पशन नहीं बढ़ाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जेब में आ गए ढेर सारे पैसा तो सब कुछ खरीद लगाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा कोशिश करो कि आपकी परमानेंट इनकम का सोर्स बढ़ जाए। परमानेंट इनकम समझ रहे हो? आपको 50,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो आप कहीं कुछ इनकम और इन्वेस्टमेंट ऐसे और करो जिससे आपको पैसा, खुद पैसा कमा के। एग्जांपल के तौर पे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, रियल एस्टेट में कर दो, रियल एस्टेट में कर दो मतलब जमीन खरीद लो छोटी सी, और उसमें 4 कमरा बनवा दो और चारों कमरे को भाड़े पे चढ़ा दो। इससे क्या होगा कि आपकी जमीन की वैल्यू तो बढ़ेगी, 4 दुकानदारों को उससे कहने मतलब आपको हर महीने कुछ न कुछ किराए के रूप में आएंगे, तो आपकी परमानेंट इनकम का सोर्स आपको हमेशा बढ़ाना चाहिए। सरकार यही कोशिश करती है कि कितने सारे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करे और नए नए क्षेत्रों से वो जीएसटी तमाम टैक्सेस के माध्यम से पैसा वापस वसूल देती है। ठीक है, सरकार कम ही, आरबीआई पैसे कैसे कमाता है बताओ? वो भी तो ऋणों के माध्यम से कमाती है। आरबीआई 500 के नोट छापता है, जो आरबीआई केवल मोनोपोली का पैसे कमाता है। 500 की नोट बनती है, उसमें एक नोट का खर्चा होता है 5 रुपये। एक 500 के नोट बनाने 5 रुपये का खर्चा आता है। अब सरकार उतना अपनी अथॉरिटी देती है, क्या करती है? 5% पे बिजनेस वालों को लोन दे देती है, लो 1 लाख करोड़ रुपए लो, 5% हमको देना। 1 लाख का 5% कितना होगा? 5,000 होगा। 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ का कितना होगा? 5%। और वही उसकी इनकम होती है, कितना पैसा खर्च करता है। और यही जो इनकम सरप्लस होती है वही वो सरकार को ट्रांसफर कर देती है और काफी पैसा अपने पास रख लेती है। जो भी ट्रांसफर किया था आरबीआई में से ट्रांसफर करती है, 6 महीने एक साल से ट्रांसफर करती रहती है, जो उसके पास सरप्लस 268 करोड़ उसने दिया था। बिल्कुल, इसलिए तो अपने आदमी बैठा है, ये चल रहा है। चलो आगे लिखो, लिखो लिखो। मोदी जी नहीं रखे यार, मिनिस्टर फाइनेंस के पास तुम लोग तो मोदी जी को बदनाम कर रहे हो। चलो लिखो, आगे लिखो, मांग में कमी, उसी में लिखो नीचे। कोविड-19 के बाद के परिदृश्य, कोविड-19 बाद के परिदृश्य में निजी मांग और निवेश में कमी देखी गई। परिदृश्य में निजी मांग और निवेश में कमी देखी गई। अगला हेडिंग डालो, संरचनात्मक समस्याएं। हाँ, कोविड वाली क्या कितने लोग आए? एक में बहुत उसमें बड़ा मुझको दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई? ज्यादा नहीं हुई तो बच गया था। आप लोग जितना ही बहुत बड़ी बात है, कोविड में बच गए हैं, बहुत बड़ी बात। हमने तो कोई नहीं लगवाई सर। हाँ, तो मैं तुम्हारी उम्र लंबी में बहुत रहा हूँ, और कैसे बताऊँ? चलो देखो भाई, जो बच्चे गाय का दूध ज्यादा पीते हैं उनको बहुत कम बीमारी आने के चांसेस होते हैं। आयुर्वेद भी बताता है, मतलब मेडिकल साइंस ऐसे उसका होता है कि देखिए बच्चे का दूध पीती है बट वो आज भी बीमार रहती है। नहीं, बात सही ये है। एक्सेप्शनल है। ये डिपेंड करता है कि गाय क्या खाती है। अब गाय जो चारा खाती है उसमें ज्यादा फर्टिलाइजर्स मिले तो आप स्वाभाविक रूप से बीमार पड़ोगे यार। इसमें पहले की गाय इतना ज्यादा पेस्टिसाइड वाला चारा नहीं खाती थी, मान लो इस बात। भी हो सकता है। हाँ, नहीं सच नहीं, ऐसा नहीं गाय का दूध फायदेमंद नहीं होता, मैं मानता हूँ इस बात को। मगर आज की गाय क्या खा रही है जरा बताओ। जितना आप ये चारा बरसीन वगैरह लगाते हैं उसमें कितना खाद डालते हो, तब जाके 10 दिन में इतनी बड़ी हो जाती है। नहीं तो इतनी बड़ी होने में उसको समय लगता है। वो अब नेपियर खिलाओ चाहे वो वाशिंगटन खिलाओ,
लेकिन सच्चाई यही है कि हम जिसको बड़ी करने जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है भाई अगर आउट में ज्यादा पेस्टिसाइड डालोगे तो आप पर असर पड़ेगा। 4-4 साल के बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, मैं खुद ब्लड दे के आया हूँ। हाँ देखो ये अध्यात्म की बात है, प्रारब्ध वगैरह खेल बाद में बताएंगे कि प्रारब्ध क्या है क्या नहीं है, वो मेरा विषय नहीं, मेरा विषय है अर्थशास्त्र। फिलॉसफी का भी टॉपिक है। हाँ फिलॉसफी का भी टॉपिक है, मैं आपको बता तो सकता हूँ क्या चीजें होती हैं, मगर मेरा टॉपिक ये है, ये छूट जाएगा यार आपको दो क्लास और मिली है, 2 क्लास में इसको पढ़ाना है। टॉपिक है एक तरफ हेडिंग तलवार, ये खत्म नहीं होने वाला है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा लंबा टॉपिक। अब आप सोचो कि अब मेरे सामने ये चैलेंज है कि आपको जो मैं 6 क्लास में जो चीजें पढ़ाता हूँ यही यूपीएससी की क्लास जब लेता है कोई टीचर लेता है तो 20-20, 25-25, 30-30 क्लास में एक टॉपिक को खत्म करता है। तो मेरे सामने चैलेंज है कि कैसे करके मैं आपको जितना कम में गागर सागर भर दूं कि मैक्सिमम चीजें आपको कवर करा पाऊं, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो ये चक्कर है, बीच में डिस्कशन थोड़ा आप लोग शुरू कर देते तो मैं भी भाई इंसानी भावनाएं मुझमें तो नहीं मैं सबको जल्दी नहीं, चलो अब दिक्कत। भूमि अधिग्रहण में देरी, सर हेडिंग बोल रहे थे, हेडिंग मैंने बोला था संरचनात्मक समस्याएं। भूमि अधिग्रहण में देरी, भूमि अधिग्रहण में देरी और मुकदमेबाजी मुद्दों के कारण, मुकदमेबाजी मुद्दों के कारण देश में वैश्विक मानकों की तुलना में, देश में वैश्विक मानकों की तुलना में परियोजनाओं के कार्यान्वयन, मानकों की तुलना में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दर बहुत धीमी, इसके अतिरिक्त की दर बहुत धीमी है। इसके अतिरिक्त भूमि प्रयोग और पर्यावरण मंजूरी के मामले में विलंब, भूमि प्रयोग और पर्यावरण मंजूरी मामले में विलंब, अदालत में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे इत्यादि, अदालत में चलने वाले मुकदमे इत्यादि अवसंरचना परियोजनाओं में देरी के प्रमुख कारण है। अवसंरचना परियोजनाओं में देरी के प्रमुख कारण है। अब आप सोचो कि अगर आपको कोई इंडस्ट्रियल सेटअप करना है और संरचना बनानी है, आप सोचो कि जो सड़क बनी होगी या हाईवे या 4 वे या 6 लेन या 8 लेन जब बनती है इतना आसान नहीं होता है। अगर मेट्रो भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो आपको वन विभाग से उसकी प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जेल भी हो सकती है। हमने यहाँ कोई यूकेलिप्टस, आप केवल यूकेलिप्टस वाले पेड़ काट सकते हो, उसके लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो नुकसान बताते हैं, पर्यावरण के नुकसान देते। लेकिन अब अगर सोचो कि अगर यहाँ पे बिल्डिंग बनवानी हो तो सबसे पहले जो पेड़ है अगर आपको है तो इसको वन विभाग से परमिशन लेना। तमाम कारक ऐसे हैं, और भारत सरकार याद हो 2016-17 में मोदी गवर्नमेंट लाई थी लैंड एक्विजिशन बिल, भूमि अधिग्रहण कानून, उसको वापस लेना पड़ा था सरकार को, क्योंकि अब ऐसा है कि अगर आपको हमको ये लगता है कि जो जमीन है वो आपकी है, आपके नाम पे, तो आपकी ऐसा नहीं है, वो जमीन सरकार की।
और सरकार जब चाहे उसको आपको ले सकती है। लेकिन लैंड एक्विजिशन जो बिल था वो सीधे सीधे कहता है सरकार कि अभी आपको देने में आपसे सरकार डायरेक्ट ले नहीं सकती, उसको तमाम प्रक्रियाओं से गुजरेगा और आप अगर अड़ ही गए नहीं देंगे तो आप मुश्किल कर देंगे। लेकिन इस बिल के थ्रू आपको सरकार कभी भी आपकी जमीन से बेदखल कर देती है, लेकिन इसके बदले में वो आपको उचित मुआवजा देगी, जो उसका रेट होगा सर्किल रेट का 10 गुना देगी। सर्किल रेट अगर आपकी जमीन 1 करोड़ रुपए की है ऑन अपर प्राइस देखा जाए तो आपको सरकार 10 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में देगी। कितने लोग जब ये प्रयागराज एयरपोर्ट बना तो उस मुआवजे से करोड़पति बन गए, उनको पहले से खबर रही होगी और खूब किसानों की जमीन एकदम थोक की भाव रही थी और बहुत उनको जो मेरे कई जानने में लोग हैं 7-7, 8-8 करोड़ का रुपए। हाँ अभी हाँ ये जो गंगा एक्सप्रेस से निकल रहा है हरदोई होके गुजरेगा ना ये बात। हाँ और सोचो यहाँ पर जितने लोगों की जमीन हुई होगी वो 2.5 करोड़ नॉर्मल आपकी जमीन के ऊपर हमारे यहाँ प्रधान को मिले, तुम्हारी भी होगी तो फिर ये सब झंझट ही नहीं होता ही है। जब इंडिया फिर रिपोर्ट लॉन्च करेगा ना तब फिर दिखाएगा उसमें ही करोड़पति बढ़ गए, फिर कहां से आएंगे। अब मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया हाँ जी, पहले मेक इन इंडिया पढ़ेंगे और उसी में मेक इन इंडिया भी असेंबली मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया में लिखो भारत सरकार देश के कारोबार में आसानी है। ईज ऑन डूइंग बिजनेस जो है वो कौन लॉन्च करता है? ईज ऑन डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड बैंक तैयार करता है, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक तैयार करता है। देख लीजिएगा आप लोग, भारत सरकार देश के कारोबार में आसानी, भारत सरकार देश के कारोबार में आसानी सूचकांक में सुधार करके विदेशी व्यवसायियों को देश में निवेश करने और यहां विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। और यहां विनिर्माण करके प्रोत्साहित करना चाहती है। विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। इसीलिए 25 सितंबर 2014 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया लॉन्च किया गया। हाँ ठीक है। इसमें 25 क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। आप 25 क्षेत्र लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं? एक चलो कोई बात नहीं। 25 क्षेत्रों में फोकस क्या क्या लिखा है मैंने? किया गया। सर एक काम करो, सर्कल बनाइए, लिख लो, इसलिए लिख लो और उसमें जरूरी नहीं कि आपको 2500 याद हो, 8-10 तो दिमाग में रहना चाहिए ना कौन कौन सी चीजें हैं। सर्कल में आप लिखिए ना, सर्कल में आ जाएगा। हाँ छोटा छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। किया गया जिसमें लिखो विनिर्माण क्षेत्र में कौन कौन से हैं, लिखो विनिर्माण क्षेत्र। देखो भैया आप लोग यूपीएससी स्टूडेंट हो, पीछे से स्टूडेंट हो, कभी ये मत किया करोगे इसको छोटा सा बहुत बड़ा है मत लिखा है। आपका सिलेबस ऑलरेडी इतना है तो इतना घबराओ मत अभी से। हाँ एग्जैक्टली, मुसीबतों में ही निखरती है शख्सियत।
और जो पत्थरों से नहीं टकराए वो आईना ही क्या है? क्या समझ में आया? तो घबराओ मत जीवन में। टूटे ही ना वो दिल क्या हाँ टूटे ना वो दिल क्या देखो हर जगह देवदास बनने की जरूरत नहीं है। चलो सर पत्थर से टकरा के पत्थर और इसका दिल का बहुत मतलब पुराना कॉम्बिनेशन है ना, पत्थर दिल और कांच का। पूरा बॉलीवुड पता नहीं कितने गाने इसने दिल पे बना के पूरा लूट लिया है सिस्टम। अब लिखो विनिर्माण क्षेत्र में लिखो। दिमाग बेचारा पढ़ते पढ़ते बन गया। दिमाग कभी नहीं मरता, अच्छा शरीर मरता है। हाँ, जैसे दिमाग मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो आत्मा वही, अब आप चलती रहेगी ब्रेड से ना सर हाँ? दिमाग में काम करता था, हाँ? यही करके नाम था तुम लोग को पढ़ाई के अलावा सब जानकारी है, ये तो है। लिखो निर्माण क्षेत्र में लिखो ब्रह्म ज्ञान। देखो सरकार की इंटेंशन ये है कि हम अपनी जो रैंकिंग है वो बढ़ाएं। एग्जाम्पल के लिए मैं इस इन व्यक्ति का नाम क्या है आपके बेटे? चंदू। अगर कोई व्यक्ति, अब भाई अगर कोई नया व्यक्ति इस घर की इसमें आए और इनके बारे में मुझे जानना है, मुझे नहीं पता है ये कौन है, तो मैं क्या करूंगा? इनका रिपोर्ट कार्ड देखूंगा, बीए यूजी 10th 12th की मार्कशीट देखूंगा, तब मुझे खुद इनके रैंक नंबर से समझ में आ जाएगा कि पढ़ने में कैसे। अभी मैं इनका नाम भी नहीं जानता, ना मैंने इनको कभी देखा है, तो मैं क्या करूंगा उस नंबर से बेसिस। तो जो बाहर को जो बैठा इन्वेस्टर है, निवेशक, वो ये देखता है कि भारत में ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की स्थिति कैसी है, आसान है कारोबार करना, तो क्या करेंगे? यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लोग अगर आपको अपना पैसा लगाना हो सबसे पहले पैसा कहाँ लगाओगे? इजी होगा टैक्स, जहां इजी होगा, टैक्स हेवन हो। दुबई में चलेगा, आप दुबई में पैसा लगाना पसंद करोगे, क्यों? क्योंकि दुबई में कोई किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं, कितना पैसा कमाओ। यहाँ पर आप इनकम कमाओगे 2.5-3 लाख रुपए तक माफ है, फिर सरकार बोलेगी 2.5 से 3 लाख से लेकर 6 लाख तक 5%, 6 से 9 तक 10, 9 से 12 15, और 15 लाख से ऊपर कमा रहे हो 30% देना पड़ेगा। तभी उतना ही रहेगा 15 से प्लस 15 से प्लस जितना होगा आपका कितना परसेंट? 30%। अब आप सोचो कि 100 मतलब अगर आप 15 लाख से आपकी इनकम माना आपकी, मैं मानता हूँ 50 लाख रुपए इनकम है, इस 15 लाख को निकाल दो तो 35 लाख का 30% आपको देने में आपको कितना कष्ट महसूस होगा। दुबई में ऐसा कुछ बहुत कष्ट हो, आपको लगता है कि नहीं सर इतना कमा रहे हैं दे देंगे, ऐसा नहीं है। जब आप खुद कमाएंगे, जब आप टैक्स जानते हो, फिर क्या करोगे? आप टैक्स बचाना शुरू करोगे, अपनी इनकम ही नहीं दिखाओगे और बोलो भैया ऐसा है, तुम हमारी दुकान सामान खरीदो, हमको ये कैश दे दो, ये ऑनलाइन रहने दो। अवस्थी यही तो करते हैं, तभी तो वहां तो पड़े रहते हैं इनकम टैक्स वाले। कौन अवस्थी? ये जनता वाले किशोर। अवस्थी कौन? अवस्थी रेलवे का इसलिए हमारे भैया ना वो टैक्स कभी पूरा पेमेंट लेते नहीं कंपनी से, कैश ले लेते अब हैं। तुम लोग सोचो पूरा करप्शन में लोग भारत सरकार कितना नुकसान करते हो तुम लोग, कैसे अधिकारी बनोगे तुम लोग? अभी से बचा रहे हैं तुम लोग पैसा, ये नहीं करना है। नहीं सर, ये मंथली वाला है सर, एनुअल कागज पर एनुअल में आप 15 लाख कमा रहे हैं, तो जितना इनकम आपकी एक्स्ट्रा होगी उसमें 30% देना। अब आप सोचो कि पर्सनल इनकम टैक्स 30% तक है, और 1 करोड़ से इनकम ऊपर है तो 30% तो देना पड़ेगा, 1-2% सरचार्ज सेस देना पड़ेगा। टैक्स पे टैक्स। और आप सोचो कि जो बिजनेसमैन है उसको अपनी इनकम कितना देना पड़ता है? 25% देना पड़ेगा। पहले वो भी 30 देते थे, बाद में सरकार ने कहा नहीं तुम 25 ही दो, नया बिजनेस 22.5% ही देना पड़ेगा। अब हम ये बात कर रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं, भैया ऐसा है कि हमारा जो मिडिल क्लास है, आप जब आप 3 लाख रुपए तक टैक्स लगा देते हो, 3 लाख रुपए तक, तो एक तरीके से उसके बाद टैक्स लगा देते हो, ये कंजम्पशन उपभोग प्रभावित होता है। अगर आप अपनी इकोनॉमी को थोड़ा ओपन करना चाहते हैं, सरकार की इनकम बढ़े, तो टैक्स का दायरा बढ़ाइए। 6-7 लाख रुपए तक कोई टैक्स मत लीजिए। जब टैक्स नहीं लेंगे तो लोग और सामान पे खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो आपको सरकार को जीएसटी के माध्यम से कुछ ना कुछ तो देंगे ही ना देंगे। लेकिन सरकार अभी इस मोड में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बाद में देखिएगा चेंज करेंगे, अभी नहीं। जब इकोनॉमी आपकी बढ़ने लगेगी तो ऑटोमेटिकली इनकी मजबूरी बन जाएगी। एक समय ऐसा था कि 2.5 लाख रुपए ही था, मैं धीरे करके इसको 3 लाख पे ले आ दूंगी, अब धीरे धीरे करके 6-7। मेरा अपना मानना है, जो मेरा अपना सुझाव है, अगर मैं अर्थशास्त्री अगर बनूं दूं, तो मेरा मानना है कि 7 लाख रुपए तक आप टैक्स मत वसूलो। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम नॉर्मली बहुत कम है, और वो बेसिकली मिडिल क्लास आदमी है, तो आप उनको अगर ज्यादा पैसा उनको देंगे तो वो क्या करेंगे? पैसा कहीं जाता नहीं, वो केवल फॉर्म बदलता है। माना मैं 7 लाख रुपए मुझे टैक्स नहीं देना, मैं क्या करूंगा? ग्रोसरी को सामान खरीद सकता हूँ, बढ़ जाएगा, कपड़े उपड़े में बढ़ जाएगा, और जो पैसा बढ़ेगा मैं कहीं ना कहीं तो लगाऊंगा ना। हो सकता है बीमा खुलवा लूं, हो सकता है कहीं ना कहीं जाएगा इन्वेस्टमेंट करूँ, तो सरकार की योजनाओं में ही इन्वेस्ट करूंगा।
तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि लोग इन्वेस्ट करें, लोग पैसा खर्चा करें, और सरकार की इंटेंशन में है कि आपकी जेब से कितना आसानी से आप पैसा निकलवा लें। जितना तुम पैसा खर्चा करोगे सरकार की इनकम उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर सरकारी लोग पैसा ही नहीं खर्चा करेंगे, हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी है पिछले मिलेनियल्स वाली जो है, तो 90 के पहले पैदा 2000 के पहले पैदा हुए, वो क्या करते हैं, आपके पिताजी आपके दादा बाबा क्या कहते हैं, बेटा जितना कमाते हो उससे ज्यादा बचाओ, अगर 100 रुपया कमा रहे हो तो 10 12 15 खर्चा करो, बाकी बचाओ। अभी की मेंटेलिटी चेंज है। अभी की मेंटेलिटी ये है कि 10 रुपया कमा रहे हो तो 8 रुपया खर्चा करो, 2 रुपये बच रहा है ठीक है, नहीं तो जाने दो, तो उधार ले लो। आजकल ये प्रोवाइड किया, क्रेडिट कार्ड का सिस्टम ऐसे ही तो है। भारत में क्रेडिट कार्ड कहाँ था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे करके सिस्टम बन रहा है। तो ये चीजें बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज्यादा ये बढ़ेगी सरकार की रेवेन्यू उतनी ही बढ़ेगी। अब लिखो जरा सा विनिर्माण क्षेत्र लिखो, एरोस्पेस और रक्षा। चलो 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 करो, विनिर्माण क्षेत्र में लिखो एरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोटिव, नेक्स्ट ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोटिव और ऑटोमोटिव लिखो। फिर नेक्स्ट लिखो फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण। नेक्स्ट जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट लिखो पूंजीगत माल, नेक्स्ट लिखो पूंजीगत माल। नेक्स्ट वस्त्र एवं परिधान, वस्त्र एवं परिधान। रसायन और पेट्रो रसायन, रसायन और पेट्रो रसायन। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, उसी में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। नेक्स्ट लिखो चमड़ा और जूते, लिख लो, याद होना चाहिए, कुछ तो याद ही रहेंगे। चमड़ा और जूते। नेक्स्ट लिखो खाद्य प्रसंस्करण, जिसको आप बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट लिखो रत्न और आभूषण, रत्न और आभूषण। नेक्स्ट लिखो शिपिंग, शिपिंग। फिर लिखो रेलवे, रेलवे। फिर लिखो निर्माण, जिसको आप बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। रेलवे के बाद कॉमा निर्माण। अगला लिखो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बोलते हैं, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। अब सेवा क्षेत्र में लिखो कौन कौन आएंगे, सर्विस सेक्टर में कौन कौन से आएंगे लिखो, सूचना प्रौद्योगिकी और समर्थित सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और उनकी समर्थित सेवाएं। नेक्स्ट लिखो पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाएं, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाएं, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं। क्लियर? मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल। स्टार बना के लिख सकते हो, चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, 10 भी याद रहेंगे, 5 भी याद रहेंगे, बहुत है, लिखने में काम आती है। वैल्यू ट्रैवल। नेक्स्ट लिखो परिवहन और रसद सेवाएं, परिवहन एवं रसद सेवाएं। नेक्स्ट लिखो लेखा एवं वित्त सेवाएं, लेखा एवं वित्त सेवाएं। नेक्स्ट लिखो ऑडियो विजुअल सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं।
नेक्स्ट लिखो कानूनी सेवाएं, लो सर्विसेज, हाँ कम्युनिकेशन सर्विसेज जो बोलते हैं। निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं। लास्ट में लिखो पर्यावरण सेवाएं। अब आप हेडिंग डालेंगे कि मेक इन इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई नीड ऑफ मेक इन इंडिया, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मेक इन इंडिया। अब यार मैंने क्या लिखा था शुरू में, वो लिखा तुम लोगों ने किसी ने, हाँ क्या था? तो शुरू में मैंने लिखाया था डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस क्या है? फर्स्ट वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, सेकेंडरी का था 27.62 था शायद, टर्शरी का 74.7। अब आप समझिए कि आज की सिचुएशन ऐसा है कि देश की जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान है 18.66%। सुन लो, सुनो सुनो, पढ़ लो, जीवन में 3 घंटे का क्लास चल रहा है यहाँ, सुनो, ये भूलना नहीं चाहिए दिमाग में, क्यों जरूरत पड़ी आखिर मेक इन इंडिया की। आज ही करंट का जो वर्तमान करंट का डेटा वो ये कहता है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 18.66, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक सेवाएं जिसका है 27.62 और टर्शरी जिसमें सेवाएं आती हैं, सर्विस सेक्टर, हाँ हाँ टर्शरी जो सेक्टर जिसमें सेवाएं आती हैं उसमें कितना है 14.72%। लेकिन जब इसके पहले जो हमारा सिस्टम, क्योंकि जो देश का विकास का क्रम है ऐसा माना जाता है, जब देश गरीब है, जब देश के पास पैसा कम है, तो इसका कंट्रीब्यूशन आजादी के समय कितना था, करीब 75 से लेके 80%। मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, उस समय कंट्रीब्यूशन इतना था। ये सेकेंडरी सेक्टर बहुत नहीं था, पंडित नेहरू आए, तमाम तरह की इंडस्ट्रीज लगाई, तमाम चीजें करी, और सर्विस सेक्टर का भी बहुत ज्यादा रोल लेते, नहीं कि दोनों मिला के मान के चलो कि 24-25% में दोनों आ जाते थे। ना इंडस्ट्रियल बेस था, ना सर्विस सेक्टर का विकास था, क्योंकि जो विकास का पैमाना कुछ इस तरीके से होता है कि भैया प्राइवेट सेक्टर को पहले डेवलप करो, जब ये डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको डेवलप करो सेकेंडरी सेक्टर को, उसके बाद आप टर्शरी सेक्टर को डेवलप करो। लेकिन हमारा जो रियल पिक्चर था, भारत को जो ग्रोथ स्टोरी रही है वो ऐसे रही है कि प्राइमरी सेक्टर का विकास पहले ज्यादा हो तो क्योंकि कृषि प्रधान देश था, लेकिन उसके बाद सीधे हम मूव कर गए टर्शरी सेक्टर, बहुत ज्यादा जंप मार, और इतना ज्यादा जंप मार गए कि हम इसमें तो बहुत टॉप कर गए। लेकिन आपको याद होना चाहिए, अगर आपको देश का पेट भरना है, आप चाहते हैं, अगर आप केवल इसी पे फोकस करेंगे, आप यही आपका बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा है, तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपका फेस नॉर्मल शेप में है, एक तरीके से बढ़ रहा है, आपकी टांग एक नॉर्मल शेप में बढ़ रही है, लेकिन आपका पेट यहां तक बढ़ जाए तो वो ठीक सिचुएशन नहीं माना जाती। या मैं ये कहूं कि आपका पूरे शरीर में पैर एक तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, दूसरा तरफ दूसरा बढ़ रहा है, तो वो भी ठीक सिचुएशन नहीं मानी जा सकती। तो कहने का मतलब अगर आपको बैलेंस ग्रोथ करानी है तो आपको ये जो डेवलपमेंट है सेकेंडरी सेक्टर का, ये अच्छा होना चाहिए। कोई भी शरीर का एक अंग अगर बहुत तेजी से ज्यादा ग्रो करने लगे तो अच्छी बात नहीं मानी जाती मेडिकल साइंस में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको हमारी जो स्टोरी रही है वो सबसे ज्यादा ये बढ़ गई, तो मेक इन इंडिया जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि अगर जिन क्षेत्रों को, जिन चीजों को हम आयात करते हैं, विदेशों से मंगाते हैं और उसमें हम बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं, अगर उसको हम अपने ही देश से बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी कमी नहीं है, मैन पावर की कमी नहीं है, इसके लेबर की कमी नहीं है, सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है, और सेवाओं की हमारे पास कमी नहीं, तो इसमें हम कमी क्यों रखें। इसलिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर 2014 को स्टार्ट की। आप जरूर लिखिए इसकी जरूरत क्यों, आप लिखिए। मैंने जो समझाया वो समझ में कहना बताने का इंटेंशन क्या था, संतुलन बना रहे हैं, संतुलन बनाने की जरूरत इसलिए, ऐसा नहीं कि तीनों बराबर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तीनों बराबर हो, बिल्कुल नहीं, पांचों उंगलियां आपकी बराबर नहीं हो सकती, तो फिर ये कैसे बराबर हो। लेकिन बिना मैन्युफैक्चरिंग के, आप सोचिए कि मैन्युफैक्चरिंग के अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है कैसे बढ़ाओगे। मैं बता रहा हूं, तो पहले हमारे जो खेतों की जो जुताई होती थी वो किससे होती, हल से होती थी, हल से या बैल से होती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर आने के बाद उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको प्राइमरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को, प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो सेकेंडरी सेक्टर को कंट्रीब्यूशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। जो बड़ी मशीनरी हैं, जो इक्विपमेंट है, इनको, जो मशीनरी है, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा।
क्यों? हम क्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी मशीनों कहां से आयात कर रहे थे? विदेशों से। और होता क्या था कि हम गेहूं, चावल, गन्ना, मटर इसके प्रोडक्शन में तो खूब आगे थे, लेकिन आप सोचिए कि गेहूं, चना, मटर से वो बेच के एक मशीन खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा, कितने ट्रक चले जाएंगे। तो बेहतर यही कि आप अपने घर में बनाइए और ये ऑटोमेटिकली तीनों को कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब लिखिए, भारत के आईटी और बीपीओ क्षेत्र ने, बीपीओ क्या मतलब होता है? बीपीओ अपने नाम सुना होगा, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ऐसा कुछ सुना है? आउटसोर्सिंग होता है, वैसे कि यहाँ के लोग वहां काम करते, अभी मैं बताऊंगा बाद में। चलो देखो, भारत के आईटी और बीपीओ क्षेत्र ने एक बड़ी छलांग लगाई। क्षेत्र ने एक बड़ी छलांग लगाई और भारत को अक्सर दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाने लगा। दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाने लगा। नहीं, उसका बैक ऑफिस कहा जाने लगा। मुझे लगता है यही है। अरे वेरी पजेसिव ऑफर, इसको बीपीओ ये नहीं समझना है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ देखो, बैक ऑफिस कहा जाने लगा 2013 में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 57% होगी। मैं 2013 का डेटा बता रहा हूं आपको, आप फ्रेम कैसे करेंगे। 2013 में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 57% हो गई, लेकिन इसने रोजगार में केवल 28% का योगदान दिया। लेकिन इसने रोजगार में केवल 28% का ही योगदान दिया। लेकिन इसने रोजगार में केवल 28% का ही योगदान दिया। इसलिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता थी। इसलिए बढ़ावा देने या बढ़ावा हेतु विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी या पड़ गई। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की आवश्यकता बढ़ी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि देश में जनांकीय लाभांश को देखते हुए मैं एमए इकोनॉमिक्स के बच्चों को जनांकीय लाभांश पॉपुलेशन पढ़ाता हूं। मेरा स्पेशलाइजेशन है इसमें, एमए में पॉपुलेशन स्टडीज में, तो मैं इसको पढ़ाता हूं एमए इकोनॉमिक्स के बच्चों को, 3rd सेमेस्टर के बच्चों को देखते हुए सेवा क्षेत्र में वर्तमान में कम अवशोषण की क्षमता है। अब जरा मुझे ये बताओ कि जनांकीय लाभांश होता है, कोई लोग बताओ। पॉपुलेशन डिविडेंड यानी कुल कार्यशील क्षमता, पॉपुलेशन द्वारा कितनी कार्य करने वाली है, उसके द्वारा कितना कमाया जाता है। जनांकीय लाभांश को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब पॉपुलेशन भी कई लोग बोल देते हैं, लेकिन सही शब्द है इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या होता है बताइए जनसंख्या द्वारा एक साल में कमाया गया सबसे जो कहने का मतलब जो सबसे लूज सब्जेक्ट है मेरा कहने का मतलब जैसे हम बताते सर एक बार कैसे नहीं, अब एक ही बात बताओ।
जो आप बताते पॉपुलेशन डिविडेंड का मतलब विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर कार्यशील है जनसंख्या इसलिए इसको एक बार थोड़ा थोड़ा सही है, पूरा नहीं। एक बार और 3 बार हो जाएगा। नहीं नहीं, बस बहुत है, 2 बार सुनो। आप समझो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि किसी भी देश की मैक्सिमम जनसंख्या काम में लगी, कितनी जनसंख्या काम में लगी हुई है, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मैं आपसे ये कहूं कि जैसे मोदी जी क्या कहते हैं, हमारे यहाँ 35 साल के युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वर्किंग पॉपुलेशन, आपकी यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और वो काम करने के लिए तैयार बैठी हुई है। हमारी मीन वैल्यू कितनी है? भारत में औसत व्यक्ति की आयु कितनी है? 29 साल। विश्व में हम सबसे यंग पॉपुलेशन के करीब। हाँ सुनो, विश्व में हम सबसे यंग पॉपुलेशन है। लेकिन एक समस्या है, अगर आप इस यंग पॉपुलेशन को काम थमा देंगे, रोजगार थमा देंगे, काम दे देंगे, तब तो ये देश की ग्रोथ में यूं आपको वृद्धि करने को देखने को मिलेगी। ये अगर यही पॉपुलेशन को काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ये देश को तबाह कर डालेंगे। चोरी चपाती जिसको आप बोलेंगे क्या? हाँ, डेमोग्राफिक डिसास्टर। ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर ये क्या आपदा बन जाएंगे, कैसे? फिर आप इनको 500-500 रुपए में रैली में कहीं भेज दोगे। देखते हैं बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, 100 रुपए 500 रुपए पूरे दिन भर खड़े होते हैं। राजकुमार चलता रहता है कि नहीं? क्यों? अब आप सोचो कि वो आप इतने उसके पास एनर्जी है, ऊर्जा, आपको कुछ भी काम देगा वो कर ले जाएगा। लेकिन कर क्या रहा है? वो क्या कर रहा है? उसके पास रोजगार नहीं है और वो केवल नुकसान पहुंचाएगा, चोरी करेगा, चकारी करेगा, बैंक लूटेगा, लोगों को मारेगा। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, जब पेट के ऊपर बात आती है तो आदमी सही और गलत में कोई डिफरेंस नहीं करता। मुझे भूख लगी है और आपके पास ब्रेड है और आपसे मैं मांग रहा हूं, आप नहीं दे रहे हैं, मैं अपने सर फोड़ के खा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी। मेरा बताने की इंटेंशन साफ है, क्योंकि मुझे भूख लगी है। अब आप कहोगे कि दूसरों से कभी छीन नहीं खाना चाहिए, मोरालिटी यही कहती है, नैतिकता तो यही कहती है। लेकिन जब पेट पे बात आती है तो नैतिकता आपके सामने नहीं आती। इसीलिए कहते हैं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड किसमें बदल जाता है? डेमोग्राफिक डिसास्टर। बहुत अच्छी बात है युवा पॉपुलेशन होना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस युवा पॉपुलेशन को आप अपना काम दे पा रहे हैं कि नहीं? उनके साथ ऐसा जापान के साथ बहुत बुरा है, वहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। एवरेज पॉपुलेशन उनकी 50 साल की है, बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारे यहाँ है क्या? धीरे धीरे करके सबसे ज्यादा कम जनसंख्या है। कुछ देश ऐसे हैं, एक ऑफर के तौर पे आप सोचो कि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होता है, ठंडे प्रदेश, वो कह रहे हैं कि आप अपने देश को छोड़कर हमारे देश की नागरिकता लीजिए, हम आपको शादी करने के लिए आप पूरा पैसा देंगे, आपको यहाँ पर शादी करिए, यहाँ पर बच्चे पैदा करिए, जो भी बच्चे पैदा होंगे उसका खर्चा सारा सरकार उठाएगी, आपको एक नौकरी मिलेगी। रसिया में तो बच्चे पैदा करने छुट्टी मिली। क्यों? जैसे ग्रीनलैंड है, ग्रीन है, आइलैंड है, वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। आप यहाँ छोड़िए, वहां की नागरिकता लीजिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर आपको देश को चलाना है तो लोग तो होने चाहिए ना। लोग ही नहीं रहेंगे, देश का खत्म हो जाएगा। और हमारे पास पॉपुलेशन में क्या है? 72 तो सीट है रेलवे की एक बोगी में और कम से कम 400 लोग बैठा रहता है, तो समस्या तो है ही है। इससे सर और भी रहेगा ना, जो हमारे जो काम करने वाले मतलब पूरे लोग हैं जो कैपेबल हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो टेररिज्म में ज्यादा प्रमोट हो जाएंगे। किसी भी एरिया में जाएंगे, कहने का मतलब मेरा मतलब है कि वो क्राइम में ही जाएंगे, रोजगार उसमें मिलेगा ना तो फिर उसमें चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है भैया कि इसकी अपने लिमिटेशन आप कितना इसमें डाल पाओगे। और मैक्सिमम जो रोजगार किससे मिलता है? एग्रीकल्चर, कृषि से। तो आपको और सबसे ज्यादा लोग किसमें लगे हुए हैं? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर का। लेकिन रोजगार देने के मामले में कृषि अपनी नंबर 1 है। तो सरकार कोशिश करी कि अगर हम इस क्षेत्र को बढ़ा लें तो हमारे पास क्या है? अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा हैं, इनको हम बैठ के यहाँ काम दे सकते हैं, सारा काम निपटा लेंगे और हमारे जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब अगला लिखो। समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण। नेक्स्ट पॉइंट, समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण।
कोई प्रश्न है क्या? आप लोग मुस्कुरा मुस्कुरा पूछ रहे हो कुछ बात? सर जी वो कह रहे थे बिना पैसे धंधा छोड़ो, सोचो अब हवा भरो गुब्बारा बेचो। समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिर्माण, समग्र भारतीय विनिर्माण का हिस्सा केवल 27.6% है, 62% है। क्योंकि रोजगार में इसका योगदान या पूर्वी एशिया की तुलना में काफी कम है, या पूर्वी एशिया के देशों की तुलना में काफी कम है। सेवाओं में व्यापार अधिशेष कम है। सेवाओं में व्यापार अधिशेष भारत के वस्तुओं में व्यापार घाटे का 5वां हिस्सा कवर करता है। अधिशेष भारत की वस्तुओं में व्यापार घाटे का 5वां हिस्सा ही कवर कर पाता है। उसमें लिखो किसी अन्य क्षेत्र का देश में आर्थिक विकास पर इतना बड़ा गुणक प्रभाव नहीं है। किसी अन्य क्षेत्र का देश के आर्थिक विकास पर इतना बड़ा गुणक प्रभाव नहीं है। गुणक प्रभाव क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था आपको, मल्टीप्लायर। गुणक प्रभाव नहीं है। पूर्ण विराम विनिर्माण क्षेत्र में बड़े बैकवर्ड लिंकेज हैं। लिंकेज ये इकोनॉमिक्स का एक टर्म है। ये बाह्य दरवाजा बोलते हैं ना सर, लिंकेज मतलब होता है जोड़ना, जैसे लिंक से लिंकेज बनाओ, बैकवर्ड लिंकेज है। इसलिए विनिर्माण में मांग में वृद्धि, अन्य क्षेत्रों में भी वृद्धि को बढ़ावा देती। मांग में वृद्धि अन्य क्षेत्रों की वृद्धि में भी बढ़ावा देती है। मांग क्षेत्र में वृद्धि अन्य क्षेत्रों की वृद्धि में भी बढ़ावा देती है। पूर्ण विराम इससे अधिक नौकरियां निवेश और नवाचार उत्पन्न होते हैं और अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। ये नवाचार क्या होता है जरा मुझे बताओ। नए चीजों का उसमें इंक्लूड करना, अपडेट करना। अच्छा, आपके सब 3 टर्म है, इनोवेशन, इन्वेंशन, तीन शब्दों में जरा मुझे बताओ तीनों डिफरेंस क्या है, कि इनोवेशन क्या है, नवाचार क्या है, इन्वेंशन क्या है और डिस्कवरी क्या है। क्या तीनों एक ही है या अलग अलग? मतलब नई कोई टेक्नोलॉजी, एक लोग हम बता रहे हैं नई तकनीकी की खोज करना, खोज हो गया। इनोवेशन का मुझे कोई एग्जांपल बताओ। इनोवेशन जैसे कि अब पुरानी मशीनों की जगह पे अभी लाइट आ गई, रेलवे इंजन, उसका टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट। और इन्वेंशन क्या हुआ? इन्वेंशन हाँ, तो आपका नंबर आएगा। और डिस्कवरी क्या हुई? खोज क्या हुई? नई चीज की खोज करना। तीनों अलग अलग शब्द हैं।
और इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना चाहिए इन तीनों में। देखो डिस्कवरी वो होता है जिसका एग्जिस्टेंस पहले से ही है पृथ्वी पे, उसको डिस्कवर करा जाता है। इन्वेंशन चीज सही बताए, ये बात सही है, डिस्कवरी। हाँ ठीक है, ठीक है। इन्वेंशन वो होता है जो चीज एग्जिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल अपोजिट नई चीज कोई बना दी। किसमें? इन्वेंशन में। इन्वेंशन में हाँ, क्या? आपका इंजन हो गया, बल्ब हो गया, इनका इन्वेंशन। गुड, ये भी सही है बिल्कुल। और इनोवेशन वो होता है जो कोई चीज है उसको बढ़िया से क्रिएट कर देना। जैसे कोई गाड़ी है, इसमें देखो चंदू क्या आपके तारीफ है। कोई गाड़ी है उसका रूप बिल्कुल, अब आप समझिए, डिस्कवरी का मतलब है खोज का मतलब। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, वास्को डिगामा है डिस्कवर्ड इंडिया। इंडिया तो जीवा हमेशा से था। कोलंबस है डिस्कवर्ड अमेरिका, ये कहते हो ना, अमेरिका तो हमेशा से था। उस आदमी ने गया, पहले पहुंच गया, दिखा दे, पहले नहीं पहुंच गया, उसने नाम दे दिया, पहले से था और उसको खोज बोलते हैं। था यहीं पे, नाम किसी ने दे दिया। और इन्वेंशन का मतलब है आपने एकदम नई चीज बना दी। जैसे जेम्स वॉट हैज इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक इंजन, वो कौन सा इलेक्ट्रिक, भाप वाला इंजन, तो वो इन्वेंशन हुआ क्योंकि इससे पहले भाप का इंजन नहीं था। और तीसरा है इनोवेशन। एक कैमरा है, इस कैमरे में आप देखो, इसमें कैमरे हमेशा इनोवेशन होता रहता है। कैसे इनोवेशन होता है कि पहले आप देखो कीपैड वाला फोन आता था, अब फिर उसके बाद स्क्रीन आई, स्क्रीन के बाद इसमें 3G 2G 5G इंटरनेट आया। तो कहने का मतलब आप देखो कि हर समय इसमें नया नया चीजें चेंज होते जा रही। पहले कैमरा आप फोटो खींचो तो गंदी सी फोटो आती थी, अभी सुंदर फोटो आती है। तो कहने का नहीं, वो अलग केस है। तो आप क्या कर रहे हैं, नया नया करके चेंज करके इसकी टेक्नोलॉजी बदल देते हो, इसको क्या बोलते हैं, इनोवेशन। ठीक, चलो अब आगे लिखो, कंफ्यूज मत होइए इसमें। मेक इन इंडिया में पहल कौन कौन सी पहल की गई, लिखो मेक इन इंडिया डैश पहल। पहल में कौन, सरकार ने कौन कौन सी पहल की है उसके बारे में लिखो। इनिशिएटिव इन मेक इन इंडिया। इनिशिएटिव तो पहले लगा दो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकारी प्रयास। पहला लिखो रेलवे, बीमा, रक्षा, कॉमा करके लिखना, रेलवे, बीमा और रक्षा और चिकित्सा उपकरण, रेलवे, बीमा और रक्षा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों को एफडीआई के लिए खोल दिया गया। एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई के लिए खोल दिया गया। लिखो खोल दिया गया। नेक्स्ट देखिए, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक रूट। रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अधिकतम सीमा को 49% से 74% कर दिया गया। एफडीआई की सीमा को 49% से 74% कर दिया गया। इसका क्या मतलब है बताओ जरा सा। फॉरेन मनी ज्यादा बढ़ा दी है इसमें। वो पहले 100% में केवल 49 लोग विदेश लोग अपना पैसे लगा सकते थे, अब 74% तक मनी लगा सकते हैं। नेक्स्ट उसी में लिखो एफडीआई में नहीं छोड़ो नेक्स्ट पॉइंट निर्माण और रेल अवसंरचना, विनिर्माण और रेल अवसंरचना, परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई। 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर और संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक छोटी सी कोई चीजें हैं,
इसको आप बोलते हैं संरचना, स्ट्रक्चर बोलेंगे। जैसे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अवसंरचना का मतलब ओवरऑल आप देखिए, अवसंरचना में ओवरऑल आप देखेंगे। मैं बोलूं कि हरदोई की अवसंरचना कैसी है तो मैं बताऊंगा भाई यहाँ पर इतने हाईवेज हैं, इतने स्कूल्स हैं, इतने कॉलेजेस हैं, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। संरचना बेसिकली एक किसी पर्टिकुलर के सेंस में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसका हम बायोग्राफी मान सकते हैं ना, जो होती है दिखने में कैसा है, उसका क्या है, उसका पीरियड कैसा है, दिखने में कैसा है, कौन से पार्ट लगे हैं, ये सब चीजें बता सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो। एक निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ है, एक निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ है जो निवेशकों को भारत में आने से लेकर, एक निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ है जो निवेशकों को भारत में आने से लेकर, भारत में आने से लेकर देश से जाने तक सहायता प्रदान करता है। भारत में आने से लेकर जाने तक सहायता प्रदान करता है। पूर्ण विराम। इसे 2014 में निवेशकों को, इसे 2014 में निवेशकों को सभी चरणों जैसे कि 2014 में निवेशकों और सभी चरणों जैसे कि निवेश पूर्व चरण, जैसे कि निवेश पूर्व चरण निष्पादन, जैसे कि निवेश पूर्व चरण निष्पादन और डिलीवरी के बाद की सेवाएं, और डिलीवरी के बाद की सेवाएं, और डिलीवरी के बाद की सेवाएं देने के लिए बनाया गया था। बाद की सेवाएं देने के लिए बनाया गया था। अगला पॉइंट, श्रम सुविधा कॉमा, श्रम सुविधा ई बिज पोर्टल, ई बिज पोर्टल, या ऐसे लिख लो, ई बिज पोर्टल आदि शुरू किए गए हैं, आदि शुरू किए गए हैं, जिससे भारत में व्यवसाय शुरू करने से जुड़ी, जिससे भारत में व्यवसाय करने से जुड़ी 11 सरकारी सेवाओं, व्यापार करने से जुड़ी 11 सरकारी सेवाओं तक एकल खिड़की सुविधा प्रदान करता है। सिंगल विंडो स्कीम, एकल खिड़की सुविधा पहुंच प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है। सिंगल विंडो एकल खिड़की क्या होती है? एक ही रास्ता आने का, एक ही थ्रू आप पूरी सारी सुविधाएं एक ही खिड़की सब कुछ ले सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, व्यवसाय शुरू करने के लिए, वैसे चंदू स्मार्ट है, मैंने आज तक एक क्वेश्चन पूछा और तीनों का सही जवाब किसी ने तो सर जी इंग्लिश ही चाटता रहता। अब जो भी हो मसला, लेकिन he is quite smart। MA BA मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, BCom BBA किसी ने तीनों का सही बता दिए, दो सब बता दे, तीसरा कोई नहीं बता पाता। अरे आपके जब उनके हम फेवरेट स्टूडेंट हैं, किनके? उन्होंने ही इंग्लिश में 12 तक किया है। इंग्लिश में इसका चक्कर क्या है? फिर इकोनॉमिक्स में क्या चक्कर है? नहीं, वो
चला लेती हैं, तो वो वर्सेटाइल हैं टेक्नोलॉजी आती रहती है ना। नहीं ठीक है, नजर रखनी चाहिए। खैर, व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक अन्य परमिट, व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक अन्य परमिट, आज तुम लोग बहुत खेल के तो है अन्य परमिट। अब भाई मेक इन इंडिया लिखाना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। अन्य परमिट और लाइसेंस में भी छूट दी गई, और लाइसेंस में भी छूट दी गई। और लाइसेंस में भी छूट दी गई। पूर्ण विराम, उसी में लिखो संपत्ति, उसी में संपत्ति पंजीकरण, कॉमा करों का भुगतान, संपत्ति पंजीकरण, कॉमा करों का भुगतान, कॉमा बिजली कनेक्शन प्राप्त करना, कॉमा बिजली कनेक्शन प्राप्त करना, बिजली कनेक्शन प्राप्त करना, कॉमा अनुबंधों को लागू करना, अनुबंधों को लागू करना, और दिवालियापन का समाधान, और दिवालियापन का समाधान जैसे क्षेत्रों में सुधार किए जा रहे हैं, जैसे क्षेत्रों में सुधार किए जा रहे हैं। जैसे क्षेत्रों में सुधार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट लिखो अन्य सुधारों में लाइसेंसिंग प्रक्रिया, कॉमा अन्य सुधारों में लाइसेंसिंग प्रक्रिया, कॉमा विदेशी निवेशकों के आवेदनों के लिए, विदेशी निवेशकों के आवेदन के लिए समय पर मंजूरी, कॉमा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कॉमा कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकरण के लिए प्रक्रियाओं का संचालन, कॉमा मंजूरी देने में राज्यों द्वारा सर्वोत्तम। बेटा आप नहीं लिख रहे हैं, नहीं मन है आज, तुम कहीं खोए हुए। मैं काफी देर से आपको देख रहा था, फिर मुझे रहा नहीं गया, मैं बोल दिया था, मैं तो बोलना नहीं, कोई नहीं तो वो तो है ही है, मैं तो आपके लिए बोल। खैर कहां तक लिखे हो? राज्यों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, सहकर्मी मूल्यांकन, कॉमा स्वप्रमाणन आदि को सुनिश्चित करना है, अटेस्टेड क्या होता है? हाँ, ये जो स्वप्रमाणन है, अटेस्टेड कहने का मतलब है जितने प्रोसीजर होंगे, कागजी प्रवाही होंगे, जितना जल्दी से जल्दी हम सेल्फ अटेस्ट करके उनको भेज दें। सरकार के लिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआरआई, फॉरेनर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा मुझे बताओ। आपकी इज्जत उतनी नहीं होगी जितनी इनकी इज्जत है। एनआरआई और फॉरेन जो इन्वेस्टर्स, हाँ, ये बाहर से पैसा लाके यहाँ देते हैं ना। एनआरआई 180 दिन से जो ऐसे कुछ उठते हैं, कहने का मतलब है कि तुम कमाओगे रुपया नहीं,
ये कमाएंगे डॉलर में, तुम कमाओगे 1000। अगर ये $1000 कमाते हैं इसका मतलब समझ रहे हो ये 85,000 रुपए कमा रहे हैं। तो अगर ये $500 का सोचो एक व्यक्ति, मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ, जो भारतीय है अगर विदेश में है अपने परिवार को केवल $500 भेजे तो 40,000 रुपये भेज रहा है कि नहीं? 40,000 रुपये भेजे केवल $500 वहां के हिसाब से थोड़ा कम ही होगा। तो कोशिश ये रहेगी भैया यहाँ काम करो, पढ़ो, जाओ विदेश में कमाओ और अपने उसको भेजो। तो जब तुम्हारे कोई रिलेटिव तुमको पैसा भेजेगा ना तो 40,000 नहीं मिलेगा पूरा, सरकार उसमें अपना हिस्सा कट करती है, फिर आपको भेजेगी पैसा। ऐसा नहीं है कि आपको उन्होंने $1,000 $80,000 रुपए भेजे, $1,000 का तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। भैया जो सुविधा तुमको बीच में जो काटेंगे, हाँ एक्सचेंज काउंटर बने होते हैं बकायदा। आप किसी विदेश में जाइए, देश में जाइए, वहां पर एयरपोर्ट में एक्सचेंज काउंटर बने होते हैं, अपनी डोमेस्टिक करेंसी रुपया दीजिए, वहां के करेंसी को ले लीजिए। भैया वहां पे खर्चा करोगे तो वही करेंसी तो खर्चा करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और भारत के नारे, भारत दुनिया में हर जगह एनआरआई भारतीय बसे हुए हैं। तो भाई अगर वो $500 भी अगर महीना भेजें, अगर जोड़ लिया जाए तो भारत का जो ट्रांसफर है जो विदेशी, इसलिए भारत का विदेशी जो मुद्रा निवेश है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यही कितना हो गया था? 1 लाख नहीं, और अभी और है 700 समथिंग बिलियन डॉलर ऐसे करके है। अभी कम हुआ, अभी थोड़ा कम हुआ है। लिखो, हाँ टाइम हो गया एक और लिख लो फिर बात। पीपीपी निवेश के माध्यम से, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी, पीपीपी के माध्यम से भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, पूर्ण विराम, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर निवेश बढ़ा हुआ है या बढ़ा है, बंदरगाहों और हवाई अड्डों में निवेश बढ़ा है, पूर्ण विराम। उसी के आगे लिखो, समर्पित माल ढुलाई गलियारे भी विकसित किए जा रहे हैं, सरकार ने कुछ, अब कल मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, गलियारे बनाए, औद्योगिक गलियारे बनाए हैं सरकार के इंटेंशन है अगर हम औद्योगिक गलियारे बना देंगे तो यहाँ पर जो माल ढुलाई है या जो प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन तेजी से होगा, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी चीज को ले जाने में आसानी होगी। और जो 5 औद्योगिक गलियारे बने उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा। और ये तो आखिरी, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 6 क्लास मिली थी और अब जो क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी। मैं उम्मीद करूंगा काफी चीजें उसमें कवर कर लूं, नहीं कर पाऊंगा मैं आपको बता दूंगा ये चीजें आप लोग अपने सेकंड में ले लो ना, तो टाइम ज्यादा मिल जाएगा ना। नहीं, मेरा इसमें ड्यूटी लगी होती है ना। आप ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन घर भी तो देखना है, कॉलेज भी तो देखना है, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं होता है। कुछ चीजें आप समझिए कि मुझे मैनेज करना पड़ता है। अब मैं आधे घंटे ड्यूटी नहीं करके आया हूँ, मेरी ड्यूटी 1:30 बजे तक थी। मैंने रिक्वेस्ट की तो कभी कभी 2:30 बजे तक जाती, तो यार आप मना थोड़ी कर सकते हो। भैया मैं तो कॉलेज से हूँ ना, ये तो सप्लीमेंट्री है, मुझे कहा गया मैं पढ़ा देता हूँ। प्रिंसिपल तक बोल देगा नहीं पढ़ाने को मिलेगा तब मैं किधर जाएगा, फिर मैं उधर ही बैठा रहा हूँ। अच्छा है कि मैनेज करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। वहाँ तो बैठना ही था। हाँ वहाँ तो बैठना ही था, बच्चों के बीच में कोई नकल करते हुए पकड़ा गया, कोई तफर्रा लेके आएगा, किया जाए उनको डांटेंगे। हाँ उनको क्या, उनकी कॉपी में यूनिफॉर्म लिख देते, नहीं कॉपी पकड़ा देते हैं। इतने ये छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े पढ़ रहे, लेकिन बेटा इसमें क्या लिखना है, लिख डालो तुमको, ठीक है क्या कर सकते। थैंक यू वेरी मच। अब वो कर सकते हैं।